हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। मेरे चैनल क्रिएट लर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इस चैनल पर हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को, इंडियन पॉलिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को पढ़ रहे थे। ठीक है, और उसमें हमने अभी तक पार्ट 1 को पढ़ लिया था। ठीक है, हमने देखा था कि संविधान में बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं और उसमें से पार्ट 1 को हमने डिटेल से पढ़ लिया था। अब इसी टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। देखिए, यहाँ से ना आपके हर एक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी तरीके का एग्जाम हो, यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे नंबर ऑफ स्टेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, या कौन से स्टेट को किस राज्य से बनाया गया था, कब बनाया गया था, या किस आर्टिकल के थ्रू बनाया गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, नाम बदला गया है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये भी था कि कैसे भारत का आगे होने वाला विभाजन रोका जाए। ठीक है, क्योंकि देखो, भारत एक डाइवर्स कंट्री है। भारत में अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरीके के रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, कल्चर हैं, रिलीजन है, ठीक है, लैंग्वेजेस हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत में की यूनिटी में चैलेंज ना क्रिएट करे या प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इसके लिए ही क्या किया गया था कि देखिए, इसका काम जो सौंपा गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। ठीक, अब मैं एक छोटा सा एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये भी बताती हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो अंग्रेजों के थ्रू एक एक्ट लाया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट अपने आप में क्या था, एक मतलब भारत की यूनिटी के लिए चैलेंज क्रिएट करने वाला था। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो जितने भी भारत में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट का मतलब है जहाँ पे रजवाड़ों का शासन था, तो इन प्रिंसली स्टेट के सामने जो 1947 का जो एक्ट है वो इस तरीके से प्रावधान रखता है कि भाई, चाहे तो ये जो प्रिंसली स्टेट हो इंडिया में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या वो अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो वो भी रह सकते हैं। तो बहुत सारी रियासतों ने तो खुद से मतलब बोल दिया कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ और उनके जो एक दूरदर्शी वाली दृष्टि थी, उसने इन सब चीज़ों को कंबाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी टेरिटरीज थी, कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, लाइक जैसे कश्मीर हो गया है, जूनागढ़ हो गया था आपका, या हैदराबाद है, ये 3 जो रियासतें थी भारत के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंज क्रिएट कर रही थी। ठीक, अब इनको भी क्या किया गया था, अलग अलग मैथड्स के थ्रू इंडिया में शामिल किया गया था। और मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए चलाया गया था, पुलिस एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ इसको इंडिया में शामिल किया गया था। कश्मीर के साथ में विलय पत्र पर साइन किए गए थे। ठीक है, अब विलय पत्र क्या था कि भाई, कश्मीर को ये कहा गया कि भाई, आपके फॉरेन मैटर्स हो, मिलिट्री मैटर्स हो, बॉर्डर सेफ्टी हो, ये सारे मैटर्स क्या होंगे, हम हैंडल करेंगे। बाकी के इंटरनल मैटर्स आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल करो। आप अपनी जनता को कैसे गवर्न करते हो, कैसे प्रशासित करते हो, वो आपका मैटर है। हमें सिर्फ आप क्या दे दीजिए, एक्सटर्नल मैटर दे दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया, और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट श्रेय जाता है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक, अब जब भारत आज़ाद हो गया, भारत का संविधान लागू हो गया, तो संविधान बनने के बाद में 1950 में जो हमारे स्टेट्स थे उसको डिवाइड किया गया था 4 पार्ट्स में। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक, ये जो पार्ट्स थे ना, अलग अलग तरीके से यहाँ के जो प्रधान थे, या ऐसे कह सकते हैं, या जो हेड ऑफ द स्टेट थे, वो अलग अलग तरीके से, उनके अलग अलग नाम होते थे, अलग अलग तरीके से उनका चुनाव होता था। मतलब बेसिकली ये था कि जो स्टेट्स थे अपने आप में कहीं ना कहीं इन इक्वालिटी को फेस कर रहे थे। ठीक, साथ के साथ इंडिया में उस समय में भाषा के आधार पर भी राज्यों के फॉर्मेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा एक पीक पर थी। ठीक, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक कमीशन गठित की जाती है, जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है। ठीक है, फजल अली कमीशन भी कहा जाता है इसे। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन कुछ इस तरीके से आती है कि भाई, सबसे पहला तो ये जो 4-4 डिवीजन है ना, इसको खत्म कर दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो है, ये हमारे जो भारत में अभी तो हमने इतना बड़ा हमारा जो भारत है, इतना बड़ा विभाजन झेला है, कहीं ऐसा ना हो अगर राज्यों में इस तरीके से मतभेद रखा जाएगा, इनइक्वालिटी रखी जाएगी, तो कहीं फिर से हम इस तरीके का चैलेंज फिर से फेस ना कर लें। ठीक, तो सबसे पहले तो इस 4-4 को खत्म कर देना चाहिए। भारत में जितने भी राज्य हैं ना, सब इक्वल हैं। ठीक है, सबका जो प्रधान है वो एक तरीके से चुने जाने चाहिए, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 19-20 तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात इन्होंने कही थी कि भाई, इसको खत्म करके हमको 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए। ठीक, अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर भारत सरकार लेके आती है 7th अमेंडमेंट 1956, और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाती है, आपकी जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, 1956 की रिकमेंडेशन के आधार पर 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या था, चार हमारा जो फोरफोल्ड डिवीजन था उसको खत्म कर दिया गया और नए सिरे से सारे राज्यों को इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में फॉलो करते हुए 14 राज्यों का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कि वो जो 14 राज्य थे वो कौन कौन से थे। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या आपका राज्य भी उन 14 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता था या नए बनने वाले राज्यों में रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स थे। तो देखो मैप के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, ये 1956 का मैप इस तरीके से है कि एक तो हमारे पास था असम। देखिए असम उस समय बहुत बड़ा टेरिटरी थी, हालांकि ये जो एरिया है ना ये हमारा उस समय हिस्सा नहीं था। ये सिक्किम वाला एरिया होता है ना, ये हमारा 1956 में हमारा भारत का हिस्सा नहीं था। इसके लिए भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि ये क्यों नहीं था या अब ये कैसे शामिल हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम। तो असम भी क्या था, उन 14 स्टेट्स में था, बहुत बड़ा टेरिटरी को कंटेन करता है। ये जो ग्रीन वाले पोर्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में उस समय में क्या थी, यूनियन टेरिटरीज थी। फिर इसके बाद आता है बिहार, फिर आता है बॉम्बे। बॉम्बे देखिए एक बहुत बड़ा एरिया है, गुजरात वाला एरिया भी इसी के अंदर था। ठीक है, बाद में जाके गुजरात को अलग कर दिया गया था। फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मद्रास जिसका नाम बदल करके बाद में इसको तमिलनाडु किया गया। ठीक है, फिर आता है मैसूरू जिसका नाम बदल के 1973 में कर्नाटका किया गया। क्लियर। फिर आता है उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। ये 14 राज्य क्या थे उस समय में 1956 की जो अमेंडमेंट लाया गया था उसके थ्रू ये फॉर्म किए गए थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, चलिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था और कौन सी लैंग्वेज के लिए वो बनाया गया था। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इसके बाद मैं बात करूं अगर यूनियन टेरिटरीज की, तो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज थी। अंडमान एंड निकोबार जो उस समय में पार्ट डी का हिस्सा थी। ठीक है, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी आइलैंड जो ये है, इस तरीके से यहाँ पर क्या थी, ये सारी यूनियन टेरिटरीज का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने इस चीज को क्लियर किया है कि कैसे स्टेट्स फॉर्मेशन हुआ है और 1956 तक कौन कौन से स्टेट्स बने थे। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके बाद में कौन कौन से स्टेट्स नए बने हैं, किन राज्यों से अलग होकर बने हैं, क्या उनका मेन पर्पस था, किस तरीके की उनकी डिमांड्स थी। तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।